दोस्तों नमस्ते। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, देख लीजिए। हर एक का मौका आता है आणि म्हणून एकच गोष्ट या ठिकाणी सांगू इच्छितो, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, कोशिशें करने से जीत होती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। सुना आपने? ये महाराष्ट्र के वर्तमान उपमुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व विपक्ष के नेता एक ही कार्यकाल में, मतलब मुख्यमंत्री, विपक्ष का नेता और उप मुख्यमंत्री, ऐसे एक ही विधानसभा के सत्र में तीनों पद पर आसीन होने वाले एकमेवा द्वितीय देवेंद्र फडणवीस के ये वाक्य है। बहुत अच्छा शेर है, मैं फिर से एक बार सुनाता हूं, मोह हो जाता है कभी अपने मुख से भी सुनाने का। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते, कोशिशें करने से जीत होती है आसान, कोशिशें करने से जीत होती है आसान, हर काम तकदीर पर छोड़े नहीं जाते। इस वाक्य के साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने एक बात और कह दी थी कि मैं सबका बदला लूंगा और बदला यही रहेगा कि सबको माफ कर दूंगा। देवेंद्र फडणवीस बार बार ये कहते थे मराठी में, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन, मी पुन्हा येईन। इसका मतलब है मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से आऊंगा। वास्तविकता ये थी कि एक कविता थी और कविता के ही ये शब्द थे, मैं फिर से आऊंगा, मी पुन्हा येईन, यही शब्द उस कविता में थे और वही शब्द देवेंद्र फडणवीस बार बार इस्तेमाल करते थे। वो एक शेर और भी कहते थे कि मेरा पानी घटता देख, मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, समुंदर हूं वापस लौट कर आऊंगा। अब सब लोग इसी इंतजार में थे कि ये वापस लौट कर कब आएंगे। एकदम वो परिस्थिति निर्माण हुई और फडणवीस वापस आए ही नहीं। उन्होंने ये खुद कह दिया कि मैं नहीं बनने वाला हूं, लेकिन फिर पार्टी ने उनको अनुरोध किया कि आपको डीसीएम बनना ही पड़ेगा और फडणवीस डीसीएम बनकर आ गए। इस विषय पर बहुत सारी चर्चा एनालाइजर के मराठी चैनल पर हो चुकी है। अब ये शेर जो फडणवीस ने सुनाया है और माफ कर देना ही सबसे बड़ी सजा, सबसे बड़ा बदला बताया है, इस विषय पर मैं बात कर रहा हूं। अब जो फडणवीस आए हैं उप मुख्यमंत्री बनकर, ये कुछ अलग ही है, कुछ अलग ही अंदाज है और इसी अंदाज को समझने की कोशिश हम करेंगे। देवेंद्र फडणवीस जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे 5 साल लगातार, जो शरद पवार अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर सके और शायद आगे भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सीएम बनने के आसार भी अब नहीं बचे हैं। शरद पवार एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल अपनी पूरी जिंदगी में कभी पूरा नहीं कर सके, पूरी जिंदगी में कभी नहीं कर सके। वो देवेंद्र फडणवीस ने करके दिखाया। अब शरद पवार के आगे 2 कदम फडणवीस निकल गए हैं और उन्हीं की बनाई सरकार, शरद पवार की बनाई सरकार देवेंद्र फडणवीस ने उखाड़ फेंकी है। दूसरों की सरकारें उखाड़ फेंकने वाले शरद पवार खुद की बनाई सरकार को कभी धक्का लगते नहीं देखे हैं अब तक। ये भी हो गया, मतलब शरद पवार ने वसंतदादा पाटिल की सरकार गिरा दी, शरद पवार ने पृथ्वीराज चौहान की सरकार गिरा दी, लेकिन शरद पवार की बनी सरकार कभी नहीं गिरी। शरद पवार को जिसने चाहा, शरद पवार ने जिसको चाहा उसी को सीएम बना के चले गए। सुधाकर राव नाइक का ही मसला लीजिए, उनको बनाया चले गए, उनको हटाया फिर वापस आ गए। वसंतदादा को बनाया, शरद पवार बन गए। यही एक बात शरद पवार की है कि उनकी बनाई सरकार अब तक कोई उखाड़ नहीं सका, लेकिन अनेक लोगों की सरकार शरद पवार उखाड़ पाए हैं। देवेंद्र फडणवीस ने पहली बार शरद पवार के हाथों से बनाई सरकार को उखाड़ दिया है। अब यही टाइटल सामने में आना चाहिए, देवेंद्र ने उखाड़ दिया। यह बात भी कुछ अलग हुई है। अब जब शरद पवार जो नहीं कर सकते वो देवेंद्र कर रहे हैं और उनका सरनेम फडणवीस है, मतलब वो ब्राह्मण है सीधे तौर पे। फडणवीस है क्या, ये किसी गोल मटोल करके घुमा घुमा के बात नहीं करना चाहता, मैं सीधे तौर पे बोलता हूं। कई लोगों को, खासकर शरद पवार के समर्थक लोगों को इसका बहुत गुस्सा आता है। जब भी फडणवीस कुछ अलग कोशिश करते हैं, जब वो
राजा छत्रपति को विधायक बना देते हैं राज्यसभा, सांसद बना देते हैं राज्यसभा का, तो शरद पवार को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलते हैं कि अब पेशवा भी छत्रपति की नियुक्ति करने लगे। तो इनके समर्थकों में फडणवीस के बारे में बहुत ही गलत धारणाएं थी और वो कुछ भी बोलते गए। क्या क्या नहीं बोला फडणवीस के लिए। उनको तरबूज बोला गया, उनकी पत्नी के ऊपर बहुत सारी गंदी टिप्पणियां की गई। मी पुनः येईन इस वाक्य पर बहुत ही भद्दी और गंदी टिप्पणियां की गई। फडणवीस के आकार पर टिप्पणी हुई, फडणवीस के बीवी पर टिप्पणी हुई, फडणवीस के जाति पर टिप्पणी हुई, फडणवीस के वृत्ति पर टिप्पणी हुई। और यही बात महाराष्ट्र के लोगों में मन में डालने की कोशिश की गई कि फडणवीस एक गलत नेता है, ब्राह्मण को पैसे कैसे मुख्यमंत्री होने देंगे, यही बात बार बार बताई गई। लेकिन उस वक्त देवेंद्र शांत रहे। उनके ऊपर कई आरोप मढ़ने की कोशिश हो गई लेकिन साबित नहीं हो पाए। नहीं क्या वो नवाब मलिक ने फडणवीस पर आरोप लगाया था कि आपके ड्रग्स वालों के, ड्रग्स माफिया के साथ कनेक्शन है। वो कोशिश की थी दिवाली के पूर्व में, और उसके बाद दिवाली के बाद जो बम फूटा, नवाब मलिक के ठिकरे ठिकरे उड़ गए। नवाब मलिक ने तो वो जला दी थी, सुरसुरी जला दी थी, लेकिन जब फडणवीस का बम फूटा तो नवाब मलिक के ठिकरे ठिकरे हो गए। नवाब मलिक जेल के अंदर चले गए। अनिल देशमुख के साथ क्या हुआ था, यही अनिल देशमुख थे जो संसद में, विधानसभा में बोल रहे थे कि आपके अर्णब गोस्वामी को हमने, वाजे ने गिरफ्तार किस लिए किया, इसलिए आपको लगता है क्या। क्या हुआ अनिल देशमुख का? राज्य के गृह मंत्री होते हुए भी आज महीनों से जेल में सड़ रहे हैं। जब विपक्ष में होकर देवेंद्र फडणवीस इतनी बातें कर सकते हैं, तो जब वह सत्ता पक्ष में आएंगे तो क्या क्या करेंगे, ये बात सोचने लायक है दोस्तों। वो एक हिंदी शेर है ना, मैंने जिंदगी की उलझनों को कुछ इस तरह से आसान कर दिया, किसी से माफी मांग ली, किसी को माफ कर दिया। अब ये माफ करना जो है वो क्या है, ये जरा देखना पड़ेगा। फडणवीस ने तो कह दिया है कि मैंने उनको माफ कर दिया है। अब कभी कभी होता ऐसे है कि सर पर से हाथ उठ जाता है या उनके बारे में विचार करना छोड़ दिया जाता है, तो बहुत सारे लोग अपने आप संकट में आने लगते हैं। मतलब सोच लीजिए, मैं देवेंद्र फडणवीस को तपता सूरज की उपमा तो नहीं दूंगा, लेकिन सूरज ने बाकी सबको माफ कर दिया और कह दिया कि भाई मैं जा रहा हूं, अभी मुझसे नहीं होगा काम, आपने मेरा रक्षण नहीं किया है, मैं जा रहा हूं, और सूरज निकल गया अपना काम छोड़ के, तो क्या होगा? हवा ने कह दिया कि आपने मुझे शुद्ध करने में कोई योगदान नहीं दिया है, फिर भी मैं आपको माफ कर देता हूं, और हवा लुप्त हो गई, तो क्या होगा? वैसे देवेंद्र फडणवीस ने सबको बोल दिया कि भाई मैं आपके सारे काले चिट्ठे जानता हूं, अब तक चुप इसलिए बैठा था कि आपके साथ मेरे संबंध है, चलो माफ करके मैंने इन संबंधों को खत्म कर दिया है। तो बहुत सारे लोगों का क्या होगा? क्या होगा जितेंद्र आवाड़ जी, जब आप बोल रहे थे कि मैं अपने लड़की को महाराष्ट्र में रहने देना नहीं चाहता हूं, अब तो माफ कर दिया, सब संबंध खत्म माफी के बाद, तो क्या होगा? क्या होगा जब अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस माफ कर देंगे, तो जरंडेश्वर के मामले में क्या होगा? जब अपना हाथ उठा लेंगे तब क्या होगा? ऐसे बहुत सारे संबंध हैं, उनको अभी सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने पुलिस का इतना बुरी तरह से इस्तेमाल किया था, उतनी बुरी तरीके से तो फडणवीस नहीं करेंगे, और करते हैं तो उसके खिलाफ भी हम बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? अगर पुलिस का इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है जैसा महाविकास आघाड़ी ने किया था, उस तरह से ये सरकार भी कर रही है, तो उसके खिलाफ भी बोलना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा भी पुलिस का इस्तेमाल किए बगैर आप अपना काम कर लीजिए, क्योंकि फडणवीस ने तो मैं अपना बदला नहीं लूंगा ये बोला था, दूसरों का बदला लेने नहीं दूंगा ऐसे थोड़ी ही बोला था। ऐसे कितने अफसर हैं जिनको बहुत बुरी तरह से बर्ताव किया गया उनके साथ, वो सारा कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, और फडणवीस तो माफ करके उनको भूल भी चुके हैं। वो भूल गए सारी बातें, हम भूल गए रे हर बात, ये बात फडणवीस है। अगर इनको ही भूल गए और बाकी सारे लोग इनके प्रति अपनी भावना कायम रखे हुए हैं, तो क्या होगा? ये फडणवीस के बदले बदले तेवर
मुझे महाराष्ट्र की राजनीति में एक भूकंप लाते दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं जमीन हिलती है या और कुछ हिलता है। देखना हमारा काम है, बताना हमारा काम है। देखते रहेंगे, बताते रहेंगे, इसके पीछे के कई सत्य आपको बताते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।